शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर काफ़ी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसके बाद जो इनकम डिटर्मिनेशन के आपके टॉपिक चलेंगे और उसके बाद आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें जो भी डायग्राम हम बनाएंगे उस डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। इसलिए इनकम डिटर्मिनेशन के टॉपिक पे पहुंचने से पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब इसको समझने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर कौन कौन से एजम्पशंस है जो लेके हम इनकम का जो डिटर्मिनेशन है वो करते हैं। तो ये जो एजम्पशंस है इसमें मेनली 4 एजम्पशंस हमारे। पहला एजम्पशन है 2 सेक्टर मॉडल, यानी कि आपके जो सिलेबस में इनकम का डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर हम इनकम का जो भी डिटर्मिनेशन करते हैं वो 2 सेक्टर मॉडल के आधार पर करते हैं। यानी कि हम एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना करते हैं जिसमें केवल 2 ही सेक्टर होंगे, जिसमें से एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है और दूसरा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। बाकी के जो रिमेनिंग 2 सेक्टर हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर इनकम का जो डिटर्मिनेशन है वो किया जाता है। सेकंड जो एजम्पशन है कि ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, यानी कि इनकम डिटर्मिनेशन में हम सेकंड एग्जाम्पशन ये लेके चलते हैं कि इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा ऑटोनोमस होगा। यानी इकोनॉमी की इनकम चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंक्रीज होती रहे चाहे वो डिक्रीज होती रहे, लेकिन एक निश्चित लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इकोनॉमी में होता रहेगा। थर्ड आपका प्राइस लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि प्राइस लेवल जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी। अब ये जो लाइन है प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या ये जो कहा गया है इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज करिए 100 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो हमारा हुआ, ठीक है, और ये जो सारे यूनिट्स हैं वो 10 रुपये की रेट, 10 रुपये पर यूनिट इनकी रेट है जो मार्केट में सेल होती है। तो इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में 100 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से टोटल 1000 रुपये के जो गुड्स की जो सप्लाई है वो मार्केट में बनी रहेगी। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 1000 रुपये के गुड्स की है। अब हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या हम जो भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं उसको हम वैल्यू में ही कंसिडर करते हैं कि कितने रुपए की जीडीपी है या कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ। उसमें फिजिकल आउटपुट को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे हम जीडीपी कैलकुलेट करें चाहे हम मैक्रोइकोनॉमिक्स को और कोई कॉन्सेप्ट की हम बात करें। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि यहाँ पे 1000 रुपये की वैल्यू के जो गुड्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में सप्लाई हुए। अब सपोज कीजिए एग्रीगेट सप्लाई हमारा इंक्रीज होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होता है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन हम इसमें क्या ले लेते हैं, फर्स्ट रीजन हम इसमें ये ले लेते हैं कि जो प्राइस था 10 रुपये पर यूनिट, ये प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया और ये 12 रुपये पर यूनिट पे चला गया। आउटपुट हमारा अब भी 100 यूनिट का ही है। तो इस समय तो 100 यूनिट को अगर हम 12 रुपये की रेट पे सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 100 × 12 बराबर 1200 रुपये आ जाएगी। तो जो एग्रीगेट सप्लाई हमारी 1000 रुपये की थी वो बढ़ के 1200 रुपये की हो गई। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई तो इंक्रीज हुई, 1000 से बढ़ के 1200 पे गया, लेकिन हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ। आउटपुट हमारा कितना है, 100 यूनिट यहाँ पे है और 100 यूनिट का आउटपुट ही हमारा यहाँ पे है। तो अगर हमारी प्राइस लेवल चेंज हो रही है तो उससे हमारे एग्रीगेट सप्लाई पे तो फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी वैल्यू पे तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारी आउटपुट इंक्रीज हुई या नहीं हुई इसका हमें इससे पता नहीं चल पाएगा। तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए हम एक कंडीशन को लेकर चलते हैं कि जो भी प्राइस लेवल है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज कीजिए यहीं पे जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस लेवल है सपोज कीजिए 10 रुपये है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ और हमारे एग्रीगेट सप्लाई अगर इंक्रीज होनी है तो अगर प्राइस लेवल हमारा सेम है
तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी तभी इंक्रीज हो पाएगी जब हमारा आउटपुट एक्चुअल में इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ पे 110 यूनिट हो जाता है, प्राइस लेवल हमारी सेम रहती है, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 110 × 10 बराबर 1100 रुपये हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई। तो शुरुआत में एग्रीगेट सप्लाई हमारी 1000 रुपये थी, जो बढ़ के 1100 रुपये हो गई। तो इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करें तो इन दोनों में जो हमारा जो प्राइस लेवल था, यहाँ भी 10 रुपये था और यहाँ भी हमारा 10 रुपये है। तो प्राइस लेवल यहाँ पे सेम है दोनों जगह। अगर प्राइस लेवल सेम होने की सिचुएशन में अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट बढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो प्राइस की वजह से इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि आउटपुट बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो रही है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि आउटपुट बढ़ा है, प्राइस नहीं बढ़ी? तो इसके लिए हमें प्राइस को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए एक एजम्पशन हम ये लेकर चलते हैं कि प्राइस लेवल में किसी भी तरीके का जो चेंज है वो नहीं होगा। पहले भी 10 रुपये की प्राइस थी और बाद में भी 10 रुपये की प्राइस है, प्राइस लेवल हमारा कांस्टेंट है। और इस सेम प्राइस पे अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई, 1000 से बढ़ के 1100 हो गई, तो फिर ये तभी पॉसिबल है जब आपका आउटपुट ही इंक्रीज हुआ हो, क्योंकि प्राइस लेवल तो हमारा सेम है। तो इसलिए हम ये एजम्पशन को लेकर चलते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो सेम रहेगा और उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। इस एजम्पशन की इम्पोर्टेंस क्या है? इस एजम्पशन से ये इम्पोर्टेंस है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है तो इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है। प्राइस लेवल की वजह से एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू नहीं बढ़ी, बल्कि आउटपुट बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू है वो हमारी बढ़ी है। इसलिए इकोनॉमी में आउटपुट में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, अगर हमें इसे जानना है तो फिर हमें अपने प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस वजह से हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। चौथा एजम्पशन है इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन। यानी कि जो भी हम इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं या आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम शॉर्ट रन के अंदर करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर हम इसे करते हैं। हम लॉन्ग टर्म के अंदर इसको डिसाइड नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी आप इतने दिनों से आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं और आगे इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे, तो वो इनकम का जो डिटर्मिनेशन है वो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर किया जाएगा, ना कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर। अब ये शॉर्ट रन टाइम पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझ लीजिए, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन हमारी बनती है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में समझें तो कुछ चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप हमें समझनी पड़ेगी। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि शॉर्ट रन इज टाइम पीरियड इन विच लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या लेके चलेंगे कि इधर आउटपुट है, मान लीजिए 100 यूनिट का हमारा आउटपुट है। अब हमें इस आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे इस आउटपुट को जो इंक्रीज करेंगे उसके लिए हमें लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इसमें हम नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी को हम ना तो यहाँ पे लगा पाएंगे, ना उसके थ्रू हम अपने जो आउटपुट है हम बढ़ा पाएंगे। तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें अगर आपको आउटपुट को बढ़ाना है तो फिर उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। तो फिर आउटपुट कैसे बढ़ेगा? तो फिर आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें लेबर को ही बढ़ाना पड़ेगा, और लेबर को अगर हम बढ़ाएंगे यानी कि इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बढ़ना चालू होगा। तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वो बढ़ने का मतलब है कि उसका एक ही तरीका है कि आपको लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आउटपुट बढ़ेगा तो लेबर भी बढ़ेगा, और आउटपुट कम होगा तो लेबर भी हमारा कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम होगा। तो ये हमारा जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है इसकी ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इन दोनों की सिचुएशन है, ठीक है। तो आउटपुट अगर हमें बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए हम न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा सकते, हम नई मशीनें नहीं लगा सकते। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें लेबर को ही बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि हमारे पास इतना टाइम पीरियड नहीं है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी के मशीनों को लगा पाएँ। इसलिए आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें लेबर को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में अगर आउटपुट बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम नई टेक्नोलॉजी को लगाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। तो तीसरा पॉइंट, सो देयर इज ए प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इट में बी शोन बाई 45 डिग्री लाइन। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। ये जो हम यहाँ पे एजम्पशन देख रहे थे, इसमें क्या था कि अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो फिर हमें एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये दोनों ही हमारे प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे। ये दोनों ही हमारे प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें 10 यूनिट का आउटपुट बढ़ाना है तो 10 यूनिट ही हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि 10 लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। 20 यूनिट का आउटपुट बढ़ाना है तो 20 यूनिट का लेबर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि चूँकि आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ये भी एजम्पशन लेके चलते हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होगा। अब ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, तो ग्राफ पे अगर इस चीज़ को दिखाया जाए कि जैसे यहाँ पे हम एज्यूम कर लें, इधर हम आउटपुट को ले लेते हैं और इधर एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। तो दोनों में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर आउटपुट में 1 यूनिट बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट भी एक लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। आउटपुट अगर 2 यूनिट करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी 2 यूनिट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का मैचिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। आउटपुट अगर 3 यूनिट करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी 3 यूनिट करना पड़ेगा, इन दोनों का मैचिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा। आउटपुट अगर 4 यूनिट करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी 4 यूनिट करना पड़ेगा, इन दोनों का जो मैचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। और आउटपुट 5 यूनिट करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी 5 यूनिट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का जो मैचिंग पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे आएगा। इस लाइन को अगर हम सीधे से मिला दें तो ये जो लाइन ड्रॉ होके आएगी ये हमारी 45 डिग्री लाइन निकल के आएगी। तो इस लाइन को अगर हम स्केल से मेजर करें, डी से अगर मेजर करें तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ग्राफ में किसी भी दो चीज़ों के बीच में अगर प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है तो वो उसके जो भी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो भी हम पॉइंट मार्क करेंगे और जो भी उसको मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। यानी कि ये 45 डिग्री लाइन हमें क्या बता रही है, ये 45 डिग्री की लाइन हमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री लाइन है ये लाइन किस किस चीज़ को बता रही है, ये लाइन एम्प्लॉयमेंट को बता रही है, ये लाइन आउटपुट को बता रही है। और हमने एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में पढ़ा था कि उसमें जो 45 डिग्री लाइन है वो लाइन हमारे एग्रीगेट सप्लाई को भी बताएगी और वो लाइन हमारे इनकम को भी बताएगी, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ये एग्रीगेट सप्लाई वाला जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, उसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था। तो ये जो 45 डिग्री लाइन है इसकी विशेषता क्या है कि ये जो 45 डिग्री लाइन इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी बताती है, आउटपुट की सिचुएशन को भी बताती है, एग्रीगेट सप्लाई को भी बताती है और इनकम को भी बताती है। इसलिए इसके आगे के जितने भी डायग्राम्स हमारे आएंगे उसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम केवल इनकम को ही नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इनकम को भी लिखेंगे, हम यहाँ पे आउटपुट को भी लिखेंगे और हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी लिखेंगे, क्योंकि ये जो 45 डिग्री लाइन है ये इन तीनों चीज़ों को बताएगी, ठीक है। तो ये आगे के डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस है कि आगे के डायग्राम में हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें एक्स एक्सिस पे हम केवल इनकम को अब नहीं दिखाएंगे, हम इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों चीज़ों को दिखाएंगे। और आने वाले टॉपिक्स में इन्हीं तीनों चीज़ों के सहारे से आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट होंगे। अब इसी में जो अभी मैंने आपको समझाया था वहीं यहाँ पे 4th पॉइंट भी लिखा है कि 45 डिग्री लाइन शोज
इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट सेक्टर। तो जो 45 डिग्री लाइन है वो इन चारों चीज़ों को बताती है। तो ये आज का टॉपिक था। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में। इसमें हमारे एजम्पशंस हैं, ये जो एजम्पशन आपको बताए थे इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और ये जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर ही क्यों चीज़ों को तय कर रहे हैं। तो उसका ये है कि आंसर ये है कि हमारा जो इनकम का डिटर्मिनेशन होता है वो हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी इतने रहने देते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे कि इकोनॉमी में इनकम का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो अभी आज के लेक्चर में इतने रहने दीजिए।